सिख होने के कारण ही मामा जी विवेक के साथ शिखा की शादी करने में आनाकानी कर रहे थे, लेकिन धर्म के आधार पर दिलों को नहीं बांटा जा सकता है। इस बात का आभास मामा जी को सरदार हुक्म सिंह के घर नीरू को देखकर हुआ, जो वर्षों पहले उठे धार्मिक उन्माद के तूफान में कहीं खो गई थी। बचपन में वह मामा जी की गोद में चॉकलेट टॉफी के लिए मचलती थी। वहीं उसकी उंगली पकड़कर पार्क में घुमाने ले जाते थे। सर्कस, सिनेमा, खेल, तमाशा, मेला दिखाने का जिम्मा भी उन्हीं का था। स्कूल की बस छूट जाती तो माँ डांटने लगती थी, पर यह मामा जी ही थे जो कार स्टार्ट कर पोर्च में लाकर हॉर्न बजाते और शिखा जान बचाकर भागती हाँफती कार में बैठ जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, कहते हुए वह मन की सारी कृतज्ञता, सारी खुशी उड़ेल देती। मामा जी का अपना घर परिवार कहाँ था? न पत्नी न बच्चे, शादी ही नहीं की थी उन्होंने। मस्ती से जीना और घुमक्कड़ी, यही उनका जीवन था। खानदानी जमींदार, शाही खर्चीले आते, मन आता तो शिखा के यहाँ चले आते या मुंबई, दिल्ली, कोलकाता घूमने निकल जाते। धनी कुंवारा बाका युवक लड़कियों वाले मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते, पर जाने क्या जिद थी कि उन्होंने शादी के लिए कभी हाँ न भरी। माँ समझाते समझाते हार गई, रो धो भी ली, पर जाने कौन सी रंभा या उर्वशी खूबी थी आंखों में कि कोई लड़की उन्हें पसंद ही न आती। फिर माँ बाप भी नहीं रहे सिर पर, बस छोटी बहन यानी शिखा की माँ थी, उसी का परिवार अब उनका अपना परिवार था। उम्र निकल गई तो रिश्ते आने भी बंद हो गए, पर बहन फिर भी जोड़ तोड़ बिठाती रहती थी। सोचती थी कि किसी तलाकशुदा स्त्री से ही उनका विवाह हो जाए, पर मामा जी जाने कौन सी मिट्टी के घड़े थे। अब तो खैर बालों में चांदी भर गई थी। बच्चों की शादी का समय आ गया था। शिखा के पिता व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे। बच्चों की हारी, बीमारी, रोना, मचलना, जिदे सब मामा जी ही झेलते थे। टिंकू गणित में फेल हो गया तो मामा जी ही स्वयं बैठकर उसे गणित के सवाल समझाते थे। बीनू के विज्ञान में कम अंक आए तो उन्होंने ही उसे वाणिज्य की महत्ता का पाठ पढ़ाकर ठेल ठाल कर चार्ज अकाउंटेंसी में दाखिल करवाया था। शिखा के स्कूल का कार्यक्रम रात 10 बजे समाप्त होता तो मामा जी की ही ड्यूटी रहती थी उसे वापस लाने की। धीरे धीरे स्नेह के इस माया जाल में वह ऐसे फंसे कि अब होटल प्रवास लगभग समाप्त हो गया था। कारोबार तो खैर कारिंदे ही देखते थे। आज वही मामा जी शिखा के कारण माँ पर बरस रहे थे। लड़की को कुछ अकल का पाठ पढ़ाओ, दिमाग को पाला मर गया है। लड़का पसंद किया तो साधारण मास्टर का। इस तिमंजली कोठी में रहने के बाद यह क्या उस खोली में रह पाएगी? फिल्में देख देख कर दिमाग चल गया है शायद। शिखा धीमे धीमे सुबक रही थी। माँ के सामने तो अभिमान से कह दिया था कि विवेक के साथ वह झोपड़ी में भी रह लेगी, पर बात बात पर दुलारने वाले, गलत सही सब जिदे मानने वाले मामा जी की अवज्ञा वह कैसे करती? क्रोध का प्रतिकार किया जा सकता है, पर प्यार के आगे विद्रोह कभी टिकता है भला? मामा जी ने ही शिखा व विवेक के प्रेम संबंधों की चर्चा सबसे पहले सुनी थी। सीधे शिखा से कुछ न पूछा और विवेक के घर परिवार के बारे में सब पता लगा लिया। बिजली का सामान बनाने वाली कंपनी का साधारण सा सेल्समैन, ऊपर से सिख परिवार का मोना बेटा, करेला और नीम चढ़ा। बाप सरदार हुक्म सिंह सरकारी स्कूल में साधारण मास्टर थे। भला क्या देखा शिखा ने उस लड़के में? उसी बात को लेकर घर में इतना बवेल मच रहा था। शिखा के पिता, भाई बहन, माँ और मामा जी पर बकना झकड़ना छोड़कर दर्शक से सब सुन रहे थे। आखिर बुराई क्या है उस लड़के में? पिताजी पूछ ही बैठे। अच्छाई भी क्या है? साधारण नौकरी, मामूली घर बार, फिर पिता सिख, बेटा हिंदू। कभी सुनी है ऐसी बात? मामा जी उफन ही पड़े। शायद उन लोगों ने उसे गोद लिया हो या मन्नत मांगी हो। कई हिंदू भी तो लड़कों के केस रखते हैं, माँ ने सुझाया। तो क्या यहाँ वहाँ पड़ा यतीम ही रह गया है शिखा के लिए? मामा जी गरजे। उन लोगों से मिलकर बातचीत करने में क्या हर्ज है? पिताजी ने सुझाया। आप भी हद करते हैं। पंजाब में आग लगी है, बसों में घसीट कर हिंदुओं को मारा जाता है। अब ऐसे घर में बात चलाएंगे, अपनी बेटी देंगे? कुछ उग्रवादियों के लिए सारी जाति को दोष देना उचित नहीं है। सभी तो एक समान नहीं हैं, माँ ने कहा। जो इच्छा आए करो। मामा जी ने हथियार डाल दिए। लड़के को खाने पर बुला लेते हैं।
शिखा का भी मन रह जाएगा, पिताजी ने कहा। अगले दिन शिखा के निमंत्रण पर विवेक घर में आया। सबको अच्छा लगा, टिंकू व बीनू को भी। शायद उसके आकर्षक व्यक्तित्व का ही जादू था कि मामा जी की आंखों का भी अनमनापन कम हो गया। विवेक ने अगले सप्ताह सबको अपने घर आने को कहा, परंतु अगले ही दिन शहर में कर्फ्यू लग गया। शहर के चौक में गोली चल गई थी। कुछ सिख आतंकवादी 2 हत्याएं करके कहीं छिप गए थे। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो शहर में कर्फ्यू लग गया। सड़कों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस की गश्तें लगने लगी। जनजीवन अस्त व्यस्त होकर भय व आतंक के घेरों में सिमट गया। शहर की पुरानी बस्तियों वाले इलाकों में, जहां दैनिक सफाई जमादारों पर निर्भर थी, गंदगी व सड़ांध का साम्राज्य हो गया था। साधारण आय वाले घर, जहां महीने भर का राशन जमा नहीं रहता, अभाव में घिर गए। रोज मजदूरी करके कमाने वालों के लिए तो भूखे मरने की नौबत आ गई। 8-10 दिन के बाद कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई, फिर धीरे धीरे कर्फ्यू उठा लिया गया। मामा जी बड़बड़ाते रहे, जिन लोगों के कारण इतना कुछ हो रहा है, उन्हीं के घर में रिश्ता करने जा रहे हो। शिखा कहना चाहती थी, नहीं, मामा जी हथियार उठाने वाले लोग और ही हैं, राजनीतिक स्वार्थों से बंधे हुए। प्यार करने वाले तो इन बातों से कहीं ऊपर हैं, पर शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाती थी। आखिर कर्फ्यू हटा व जनजीवन सामान्य हो गया। इसके बाद मामा जी विवेक के घर गए थे तो अचानक ही उनका गुस्सा काफिर हो गया था और अनजाने उनके चिरकुमार रहने का रहस्य भी उजागर हो गया था। विवेक के घर पहुंचकर मामा जी अचकचा से गए थे। सामने अधेड़ आयु की शालीन सुसंस्कृत मलमल की चादर से माथा ढके निरुपमा जी खड़ी थी। इस आयु में भी चेहरे पर तेज था। नीरू, तुम? मामा जी के मुख से निकला था। आज इतने बरसों बाद मुलाकात होगी, यह तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था। और फिर इन परिस्थितियों में निरुपमा जी भी ठगी सी खड़ी थी। आप शायद वही निरुपमा हैं ना, जो लाहौर में हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, मुझसे अगली कक्षा में थी। माँ उन्हें पहचानने का यत्न कर रही थी। सबके लिए यह सुखद आश्चर्य था। घर के बड़े पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे। यहाँ कैसे आई? दंगों से कैसे बचकर निकली? माँ ने पूछा। आप लोग तो शायद धर्मशाला चले गए थे ना? निरुपमा जी ने पूछा। हाँ, हमें पिताजी ने पहले ही भेज दिया था, पर भैया वहीं रह गए थे, माँ ने बताया। मुझे मालूम है। माँ, मामा जी तथा निरुपमा जी सभी जैसे अतीत में लौट गए थे। नीरू, मैंने तुम लोगों से कितना कहा था कि हमारी कोठी में आ जाओ। वह इलाका फिर भी थोड़ा सुरक्षित था। मामा जी की आवाज़ जैसे कुएं से आ रही थी। जिस दिन तुमने यह बात कही थी और हमारे न मानने पर नाराज़ होकर चले गए थे, उसी रात हमारी गली में हमला हुआ। आग, मारकाट, खून। मैं छत पर सो रही थी, उठकर पिछली सीढ़ियाँ फलांग कर भागी। गुंडों के हाथ से इन्हीं सरदार जी ने मुझे उस रात बचाया था। फिर कैंपों, काफिलों की भटकन, इसी भी सारे परिवार की मौत की खबर मिली। उस समय इन्हीं ने मुझे सहारा दिया था। अतीत के कांटों भरे पथ को निरुपमा जी आंसू से धो रही थी। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। कर्फ्यू हटा तो तुम्हारी गली में भी गया, पर वहां राख व धुएं के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मामा जी धीरे धीरे कह रहे थे। उनका स्वर भारी हो चला था। सभी चुपचाप बैठे थे। माँ मामा जी को गहरी नज़रों से देख रही थी। सरदार हुक्म सिंह ने सन्नाटा तोड़ा। मैंने विवेक को सिख बनाने की कभी जिद नहीं की थी। धर्म की आड़ में स्वार्थ का नंगा नाच हम लोग एक बार देख चुके हैं, इसलिए धर्म पर मेरा विश्वास नहीं रहा। हमारा धर्म तो केवल इंसानियत है। विवेक को भी हम केवल एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सिख धर्म का अनुयायी होते हुए वर्षों पहले एक हिंदू लड़की की रक्षा की। काश आज सभी इंसान आप जैसे होते तो घृणा की आग स्वयं ही बुझ जाती। मामा जी ने भाव विह्वल होकर सरदार जी के हाथ माथे से लगा लिए। तो भाई क्या कहते हो, शगुन अभी दे दी? शिखा के पिताजी ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार देश के टुकड़े हुए थे, उसके नासूर अभी तक रिस रहे हैं। अब फिर अगर धर्म के आधार पर दिलों का बंटवारा करेंगे तो घाव ताजे नए हो जाएंगे। कहते हुए मामा जी ने उंगली में पड़ी हीरे की अंगूठी उतार कर विवेक को पहना दी।